हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सर्किल के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे फॉर एनडीए। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें हमने वही कॉन्सेप्ट लिए हैं जिसके ऊपर बेस्ड एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं, और एनडीए का सिलेबस और एनसीईआरटी बुक का सिलेबस मोर और लेस मैच करता है। तो दिस एसेंशियली कवर्स द पॉइंट्स कवर्ड इन द एनसीईआरटी बुक। अब हमारा पहले सर्किल की डेफिनेशन क्या है। सर्किल की डेफिनेशन हमारी है, सर्किल इज डिफाइंड एज locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point in plane remains constant। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमारा सेंटर कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे कि भाई एक पॉइंट है और एक हमने मान लीजिए कि स्ट्रिंग ले ली जिसकी लेंथ कांस्टेंट है। अब ये इस तरह से मूव कर रही है, इसको मान लीजिए कि ये पिवोट है, तो उससे जैसे रोटेट कर रही है, तो जो इस वाले पॉइंट का लोकस होगा वो हमारा सर्किल होगा। लेकिन ये सर्किल कम और रोटी ज्यादा लग रहा है, वो भी गलत आदमी के हाथ की बनी हुई, बट टेक माय वर्ड कि ये सर्किल है। तो अब हमारा ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई इसकी। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? जनरल फॉर्म हमारी ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो सर्किल है इसका सेंटर हमारा क्या होता है? सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? हमने क्या पढ़े थे? -g एंड -f आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। और दूसरी चीज, इसका जो हमारा रेडियस है वो कितना होता है? सेंटर तो हमारा -g -f हो गया, एंड रेडियस हमारा इसका रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की। अब कोई सेकंड डिग्री अगर कोई इक्वेशन दे दी किसी के केस में, तो उसमें हमारी वो सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी क्या क्या वो होना चाहिए? एक तो देखिए, आप इसमें एक्स वाई वाला कोई टर्म नहीं है। तो अगर कोई दे रखी है इक्वेशन जिसको अगर वो सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, तो एक्स वाई वाले टर्म के कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। दूसरी क्या चीज है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमारे सेम होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारी इसकी हो गई। अब अगर हम इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें कि हमारा a माइनस 2x स्क्वायर प्लस b माइनस 3y स्क्वायर प्लस हमारा एक्स वाई का टर्म हम ले लेते हैं a माइनस b एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी तो हमारा क्या हो गया? a माइनस 2 शुड बी इक्वल टू b माइनस 3। तो एक हमारी इक्वेशन ये आ गई a और b के बीच में, और ये अगर हमारा टर्म 0 होना चाहिए एक्स वाई का, तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? a माइनस b शुड बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाल ली। तो इससे हमारा सर्किल की जनरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्किल लेते हैं। एक तो जनरल इक्वेशन ले ली, अब हम स्पेसिफिक केस लेते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड जो केस है वो हमारा क्या है कि अगर सेंटर हमारा एच के है और रेडियस r है, तो उसकी इक्वेशन हमारी क्या होगी? तो ये हमने सबने पढ़ाई है कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी इसकी इक्वेशन होती है। अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो h और k हमारे 0 हो गए, तो ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर दूसरी फिर है कि सेंटर एट एक्स एक्सिस, तो अगर सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पर है
तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए कि ये वाले इसमें जो f है वो हमारा 0 हो गया, क्योंकि सेंटर हमारा -f होता है ना। तो अगर हमारा सेंटर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट हमारे 0 हो गए, इसका मतलब f 0 हो गया। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, इसकी x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 में हमने f इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारा है कि सेंटर एट y एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट, तो उसका सेंटर का 0 हो जाएगा, तो g हमारा 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक ये वाली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारा सेंटर एट ओरिजिन, तो ये तो हमने कर ही लिया कि जनरल इक्वेशन में अगर सेंटर हम ओरिजिन रखेंगे तो g और f दोनों 0 हो गए, तो हमारी वो जो उस फॉर्म की इक्वेशन है वो हमारी ये बन गई x²। जनरल इक्वेशन जो है वो हमारी क्या हो गई, x² प्लस y स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो जनरल इक्वेशन में अगर हम 0 0 रखेंगे x और y की जगह, तो हमारा वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इससे हमारा 0 0 रखेंगे तो c की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्किल हमारी x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 हो गई। इसमें आप देखिए 0 0 रखे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारी क्या है कि सर्किल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर एट x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये वाला इसकी जो फिगर है वो हमारी क्या बनेगी, ये हमारा ये वाला केस हुआ कि ये हमारी एक्सिस है, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रही है, तो सर्किल यहाँ पे टच कर रहा है, और हमारा ओरिजिन है वो सेंटर्ड एट x एक्सिस है, ये यहाँ पे सेंटर्ड है। तो ये हमारा सर्किल इस टाइप का है। तो इस वाले सर्किल की इक्वेशन हमारी क्या होगी, हमने ये जो जनरल इक्वेशन है हमारी उसमें हम क्या रखेंगे, उसमें ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस fy प्लस c 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 0 से ये हमारा पास हो रहा है, ये देखिए ना 0 0 से पास हो रहा है, तो हमारा c 0 हो गया। क्योंकि इसका सेंटर x एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे जो y कोऑर्डिनेट है सेंटर का वो 0 हो गया, तो f हमारा 0 हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइन होगा। सिमिलरली नेक्स्ट केस है सर्किल टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन एंड सेंटर्ड एट y एक्सिस। तो इस केस में इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डिफरेंट केसेस अभी आपको बताए हैं, और बाकी केस जो है तो हमारे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हमारे को जैसे सर्किल की प्रॉब्लम्स वाला हम ट्रिक्स में लेक्चर देखेंगे, तो उसमें हम जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई हैं सर्किल की इक्वेशन निकालने की, जब उनको करेंगे तो हम उसको करेंगे। बट आई थिंक विद दिस यू मस्ट हैव गॉट ए वेरी क्लियर आइडिया कि हमें किस तरह से प्रोसीड करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हमारी इक्वेशन, मान लीजिए ये जनरल इक्वेशन हमने ले लिया x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट x1 y1 है वो लाई करेगा आउटसाइड ऑन और इनसाइड ए सर्किल। उसके लिए हम क्या करें कि x1 y1 की वैल्यू इसमें रख दें, तो हमारी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो वैल्यू निकल के आ रही है अगर वो ग्रेटर देन है तो ये आउटसाइड सर्किल लाई करेगा, अगर ऑन है तो ये ऑन द सर्किल लाई करेगा, अगर ये वैल्यू जो है 0 आ जाती है तो ऑन द सर्किल लाई करेगा, और लेस देन 0 है तो ये वाली जो पॉइंट है ये इनसाइड द सर्किल लाई करेगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्किल। अब एक सर्किल से एक लाइन किस तरह से इंटरेक्ट कर सकती है, अगर ये हमारा सर्किल है
इस बार तब भी थोड़ा ठीक बन गया, आखिर में बस थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो ये अगर हमारा सर्किल है और एक हमारी ये लाइन है, तो ये कैसे इंटरसेक्ट कर सकती है? या तो इसको कट करे 2 पॉइंट पर, या इसकी टेंजेंट हो, इस वाले केस में 1 पॉइंट पे टच कर रही है, और या इसको टच ना करे। तो ये 3 हमारे केसेस है। तो अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या किस तरह से टच कर रही है, तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ये अब हम आपको बताते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट केस ले लेते हैं। एक हमने सिंपल वाली इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और हमने एक लाइन ले ली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको इसमें हमने रख दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें रख दिया। तो हमारी अब क्या आया कि इसमें जो है हमारा, अगर r की वैल्यू अगर मॉडुलस ऑफ c अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर से ज्यादा आती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेगा। और ये हमारा कैसे आया? ये हमने जब इस वैल्यू को इसके अंदर रखा, तो हमारे x के रियल कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो वो तब आएंगे जब उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। उस वजह से उसको अगर रियल कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो 2 पॉइंट्स पे कर रही है। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 आती है तो वो टेंजेंट हो गया, और अगर उसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो वो कट ही नहीं करेगी उसको। तो उस 3 कंडीशंस को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, r के ऊपर कंडीशन लगाएंगे, तो r और c और m के बीच में हमारा ये रिलेशन आएगा फॉर 3 केसेस। फर्स्ट हमारा क्या आएगा कि r ग्रेटर देन r वुड बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ c अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस केस में लाइन जो है वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगी। अगर r इज इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर होगा तो वो उसकी टेंजेंट होगी हमारी, और एक ही पॉइंट पे टच करेगी। अगर हमारा r लेस देन सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होगा तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दूर से निकल जाएगी। तो ये हमारा बाईपास वाला केस हो गया। नाउ अगर हमारे सर्किल्स हैं, 2 सर्किल्स हैं, तो वो कितने तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं? एक तो ये है कि भाई दोनों इंटरसेक्ट ही ना करें। फिर इस वाले, अब आप इस वाले सर्किल को लेफ्ट में खिसकाते जाइए, तो एक तो हमारा ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारी कितनी टेंजेंट आ गई? 4 टेंजेंट्स आ गई। ये हमारी 4 टेंजेंट्स आ गई। इस केस में C1 C2 जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है वो हमारा R1, ये R1 है, ये R2 है। तो C1 C2 हमारा R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। अब हमने इस सर्किल को इधर खिसका दिया, तो पहले केस में हमारी 4 टेंजेंट्स थी, अब 3 टेंजेंट्स बची, 1 2, और ये ट्रांसवर्स 2 थी, इसकी बजाय एक ये टेंजेंट आ गई। इस केस में हमारा C1 C2 जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है एंड रेडियस है, उनमें क्या रिलेशनशिप होगी? इसमें C1 C2 वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये वाला केस हो गया। फिर हमने इसको थोड़ा और खिसका दिया, तो ये अब 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर था। अब हमारा क्या है कि ये C1 C2 जो है थर्ड केस में हमारा R1 माइनस R2 के मॉडुलस से बड़ा होगा और R1 प्लस R2 के मॉडुलस से छोटा होगा। तो ये 2 कंडीशन होगी ना। वैसे तो हम इससे लिख दें तो ये हो गया कि भाई C1 C2 ये जो डिस्टेंस है वो ये R1 और R2 के डिफरेंस से हमारा बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा? अगर ज्यादा बड़ा कर दिया तो ये वाले को भी क्रॉस इस वाले केस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे हमें छोटा रखना है। तो अब हमारा ये डिस्टेंस आ गया C1 C2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 एंड R1 प्लस R2 के बीच में। इस केस में रहेगा, अब हमारी 4 थी टेंजेंट्स, अब 3 हुई, अब 2 हुई। तो यहाँ एनडीए में आते यहीं तक के केस है, लेकिन हम आपको बाकी 2 केस भी बता देते हैं। तो बाकी 2 केस क्या है? इस वाले केस में क्या है कि सर्किट टच ईच अदर इंटरनली, तो ये हो गया। तो अब 2 से भी टेंजेंट हमारी घट के 1 रह गई। तो ये अगर वाला केस है तो इसमें C1 C2 और R1 R2 के बीच में क्या रिलेशन है कि इस वाले केस में C1 C2 वुड बी इक्वल टू
अब भाई ये हमारा R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो ये R1 माइनस R2 के ये इक्वल हो गया। और अगर इसके अंदर हम आ गए कि ये पूरा इसके अंदर लाई कर रहा है, तो हमारी क्या रिलेशनशिप आ गई, ये हमारी इस वाले केस में रिलेशनशिप आ गई कि C1 C2 जो है इट वुड बी लेस देन R1 माइनस मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2। भाई C1 C2 डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव हो गई, तो C1 C2 वुड बी लेस देन द मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 और हमारी टेंजेंट्स अब जीरो हो गई। तो हम 4 टेंजेंट से शुरू किया था और 4 3 2 1 0 हमने 5 केस डिस्कस कर लिए। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन फर्स्ट 2 3 वाले कैटेगरीज के ही होते हैं, तो उनको हम आपको ट्रिक्स के लेक्चर में अच्छे से कराएंगे। तो विद दिस वी कंक्लूड द रिवीजन ऑफ सर्किल। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्योंकि जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें टेंजेंट और नॉर्मल और सर्किल और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जेई के लिए और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। लेकिन चूंकि एनडीए का सिलेबस पूरा एनसीईआरटी की बुक के ऊपर बेस्ड है, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हमने स्टडी किए हैं, तो this much theory is more than enough to solve all the NDA problems. Thank you.